अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहली दरार पड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर और एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कियानी ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ छोड़ी बल्कि सियासत से दस्तबरदार हो गए। इस तरह तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। सिंध असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली डॉक्टर संजय गंगवानी और करीम गबोल ने भी पार्टी छोड़ दी। जैसे कल तक इमरान खान डॉक्टर शरीन मज़ारी का नाम लेना भूल गए थे, आज फवाद चौधरी की अहलिया ने याद दिलवाया कि वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मज़म्मत करना भी भूल गए हैं। एक ट्वीट के अंदर जो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त नाजरीन, पुलिस ने ज़मान पाक का मुहासरा कर लिया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कोई बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज रात पुलिस ज़मान पाक पर जो ऑपरेशन प्लान कर रही है, मीडिया कवरेज करे, क्योंकि प्लान के तहत नामालूम अफराद को ज़मान पाक के अंदर दाखिल किया जाएगा और फिर ये कहकर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी कि वो ज़मान पाक में पनाह लिए हुए हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मान पाक पर रेड किया और ये अंदिया दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी ख़तरनाक, वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पाक में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिनाह हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़ फोड़ की। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से PTI की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को हैंड ओवर कर दें। 24 घंटे गुजरने के बाद कानून की अमलदारी जो है वो हरकत में आएगी। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। मैंने अभी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं जिनको मैंने पनाह दी हुई है और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। मेहरबानी करके ज़रूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के इस तरह करें, सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह आए कि कोई नाम तो दे, ये दहशतगर्द है कौन, लेकिन इसको एक बहाना ना बनाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 9 मई के वाक़यात की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा है कि जो भी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होगा उनको कटहरे में लाया जाएगा। वो आज सियालकोट गैरिजन में जवानों से खिताब कर रहे थे। अब फ़ौज आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है उसके तहत आम शहरियों को ट्रायल करने की बात कर रही है, जिसकी मुल्की और गैर मुल्की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो सख्त मज़म्मत कर रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर से भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, ये जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के तहत सिविलियंस को ट्रायल करने की जो बात है ये इंतहाई ख़तरनाक है और मैं ये एक बात यकीन से कह सकता हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, और ये हाउस उस बात की गवाह रहेगा कि इससे फिर बचेगा कोई भी नहीं। ये एक नॉर्म बन जाएगा और ये प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये फिर तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को ये चीज़ काटेगी। ये कोई भी इससे फिर बच नहीं पाएगा। फ़िलहाल तो वक्ती किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन तारीख़ फिर गवाह है कि जो एक काम किसी भी मकसद के लिए एक दफ़ा हो जाए वो फिर उसको फिर आप अंडू करने के लिए शायद फिर आपको फिर बहुत कुछ करना पड़े, तो ये नामुनासिब और इस पर आप मोहसिन दावर की बात नेशनल असम्बली में सुन रहे थे, मगर सेनेट के अंदर सेनेटर रज़ा रबानी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में अगर आर्मी एक्ट लागू किया जाएगा तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। अब
फ़ौज में गुस्सा तो नाज़रीन पाया जा रहा है, मगर ये ना हो कि सियासी मामले को हल करते करते हालात और ही बिगड़ जाएं, और हालात बिगड़ गए हैं। चूँकि हमें ये ख़बर मिल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग जिनको छोड़ा गया था, रिहा किया गया था और अदालत के कहने पे रिहा किया गया था, हुक्म के मुताबिक रिहा किया गया था, उनको या अडियाला जेल से ही हिरासत में ले लिया गया है या उनको अपने घरों से चंद घंटों के बाद ही हिरासत में ले लिया गया है। ख़बर आ रही है कि मलिका बुखारी और जो अली मोहम्मद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, और चंद ही मिनट पहले शिरीन मिज़ारी को भी अपने घर से हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ हैं ईमान मज़ारी साहिबा जो उनकी बेटी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हैं, उनका ताल्लुक़ नून लीग से है, वो स्टूडियोज़ में है, उनसे बात करेंगे। शबीर अहमद गज्ञानी साहब वकील हैं और लापता अफराद के काफ़ी केसेस कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर आप आए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, वो भी हमारे साथ हैं। कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम वकील हैं और वो लापता अफराद के बेतहाशा जो हैं वो केसेस कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईमान आपकी तरफ आती हूँ, क्या हुआ आपके पास? तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था आपकी वालदा की रिहाई के लिए, तो फिर पुलिस कौन से ऑर्डर के तहत, कौन से वारंट के तहत आपके घर में घुसी और वो आपकी वालदा को ले गए? जी बिल्कुल, कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थी कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक ये तमाम रिकॉर्ड कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाए। आज हमें एक ऑर्डर दिया गया है पंजाब का, इवन दो ऑलरेडी जो एक एमपीओ ऑर्डर इस्लामाबाद का था वो ऑलरेडी सेटिसाइड हो चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए। तो ये बारहा हम देख रहे हैं कि एमपीओ और इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करने के लिए या जनरली एक माहौल क्रिएट करने के लिए जहां फेयर बहुत ज़्यादा पाया जाए इस माशरे में। तो इस वक्त आपको जो वारंट दिखाया गया था वो क्या था? पुलिस के हाथ में क्या अहकामात थे? वो वारंट भी बहुत देर बाद दिखाया गया था। इवेंचुअली जब वो जा रही थी उस वक्त मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी प्लीज़ मुझे बस वारंट दिखा दें, हम नहीं कर रहे अरेस्ट को। तो तब उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया और उस पर वही जो एक स्टैंडर्ड होता है एमपीओ का डिटेंशन ऑर्डर वो उन्होंने किया हुआ था। बट ये बिल्कुल चीज़ इसमें मंतिक नहीं है क्योंकि अभी उन्हें रिलीज़ किया गया है। अडियाला से जब रिलीज़ किया गया था उधर उससे अडियाला के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, उस केस में वो डिस्चार्ज हुई और आज वो घर आई वापस तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक अब्सर्ड सी सिचुएशन बनती जा रही है और ये एक बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन चुकी। जी डॉक्टर अफनानुल्लाह जो ये बात कर रही हैं आपने सुन ली, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि जो भी पीटीआई की ख़वातीन या मर्द जिनको एमपीओ के तहत गिरफ़्तार किया गया है उनको अदालतें छोड़ती हैं उसी जगह पे उसी वक्त या अडियाला जब वो घर पहुंचती है उनको पुलिस उठा के फिर से ले जाती है। भाई देखें इसके अंदर दो किस्म की दो हैं लोग। एक तो वो हैं जिन्होंने एक्चुअली जलाओ घिराव किया है, उनको तो ज़ाहिर आप दोबारा बाहर छोड़ेंगे वो फिर दोबारा वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया, क्योंकि ये आपको एहतजाज करने का हक ज़रूर है मगर किसी के घर को आग लगाने का हक आपके पास नहीं है। मगर क्या आपके पास एविडेंस है कि मलिका बुखारी साहिबा की वीडियो है, मज़ारी साहिबा जो हैं शिरीन मज़ारी साहिबा की मैं नहीं बिल्कुल भी कह रहा, लेकिन मलिका की है, अली मोहम्मद की भी मैंने नहीं देखी। तो मलिका की क्या वीडियो है? वो जहाँ पे जलाओ घिराव चल रहा है वहाँ पे वो भी मौजूद थी। ये सारा का सारा नहीं मगर सर मेरी बात सुने ना, हो सकता है कि एक इंसान वहाँ पे मौजूद हो और जलाओ घिराव हो रहा हो मगर वो उसके अंदर मुलव्विस ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आप तो खुद कानून को समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मामला होना चाहिए वो कानून के दायरे में रह के होना चाहिए, कानून से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आग लगे और मुल्क के अंदर इंतशार फैले। देखें इमरान खान साहब ने क्लियरली जो है वो इंस्टिगेट किया है वायलेंस, इट इज़ क्लियर। आप इसको जिस तरह मर्जी मगर जिन लोगों को अभी तक प्रूव नहीं किया कि वो इंतशार में मुलव्विस नहीं थे, उन्होंने इंतशार नहीं दिलवाया, तो उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? इस वक्त आप हुकूमत में हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? और आपकी जमहूरियत है ना, आपकी हुकूमत है, आपकी रेप्यूटेशन ऑन द रिस्क है। तो अगर इस तरह की चीज़ें बाहर आएंगी और इस तरह लोगों को उठाया जाएगा तो फिर आपकी जो एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर धचका तो लगेगा ना फिर डॉक्टर। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म की
जो क्रैकडाउन था PMLN के ऊपर PTI के दौर में, उसका तो कोई करीब भी क्या कहते हैं ये मामला नहीं है। हमारे लोगों को उठा लिया जाता था, ये तो इधर नोटिस मिल रहा है या कोई वो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलता था, और अदालतों से रिलीफ भी नहीं मिलता था। हमारे तो लोग उठाए और 16 MPO लगाते थे, बाहर निकालते थे, 3 महीने बाद फिर 16 MPO लगा के अंदर कर देते थे। इतनी दफ़ा ये वाला काम हुआ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर एज अ पोलिटिकल वर्कर, और मैं ख़ुद भी क्या कहते हैं कानून को, आइन को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी आप जो है वो बग़ैर कानूनी जवाज़ के गिरफ़्तार नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। और कानूनी जवाज़ जो है वो मौजूद है ना, जिन लोगों ने आग लगाई है उनको आप अंदर चले, करें। अभी जो उनकी बेटी बैठी हुई हैं उनको तो आप कम से कम, ये आपकी बातों से मुझे लगा है कि अगर उनके लिहाज तक जो है उनकी हद तक तो कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं था। नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, मेरे इल्म में तो नहीं। उसके लिए फिर हुकूमत क्या करेगी? देखें, जिन लोगों ने जलाओ घिराव नहीं किया, जिन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो लोग इंस्टिगेशन के अंदर, इंस्टिगेशन टुवर्ड्स वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसके नतीजे में आग लगी, जिसके नतीजे में जो है वो पेशावर में जो है वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जनी, कोर कमांडर हाउस जला, उसको अगर अच्छा, आप ठीक उन है, लोगों को उनके आप बाहर साथ, निकालेंगे ठीक है, और फिर उनके दोबारा साथ क्या होगा उस पर भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, आपने हमें ज्वाइन किया, ये मुश्किल वक्त था आपके लिए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तैमूर झगड़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आपके कुछ सीनियर लीडरान ने भी कहा है कि जी हम मजम्मत करते हैं 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं। फिर हमने देखा कि आमिर कियानी साहब ने कहा कि जी मैं तो PTI नहीं, मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ। तो क्या आपकी पार्टी अब टूट फूट का शिकार होगी? कहाँ है परवेज़ खटक साहब? वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे आपके ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब जब जो सीन्स हम डे बाय डे देख रहे हैं मुनीर से, जो अभी शीरीन के साथ अभी हो रहा है, और जो उसकी लॉन्ग वाइंडेड एक्सप्लेनेशंस हैं, जो मलिका बुखारी के साथ हुआ, जो अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, जो फवाद के साथ हुआ, जो हजारों वर्कर्स सिर्फ नहीं सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि आजकल तो ये सारी स्टोरी सोशल मीडिया पे आ रही है। एक होती है हमारी पार्टीज की जंग, और एक होती है कि सियासतदान होते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने ये सियासी सिस्टम कैसे चलाना है। इट इज नॉट गुड इनफ टू बी इन गवर्नमेंट एंड से कि शायद शीरीन ने कुछ गलत नहीं किया, फिर करें कुछ, ठीक है। आवर एंटायर सिस्टम इज एट स्टेक, एंड आई से दिस एज अ पाकिस्तानी। मतलब इसका PTI के ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो पार्टी छोड़ता है, ये साइकिल्स तो होते रहे, आई एम श्योर कुछ लोग छोड़ेंगे। ये हमें पता है कि पार्टीज खत्म नहीं होती। नहीं सर, मेरी बात सुने ना, चूंकि पार्टी छोड़ने की बात हो रही है। अब देखिए, अली जैदी साहब जो हैं उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। हालांकि आपके 200 के करीब वर्कर्स जो हैं वो कराची से उठाए गए हैं। तो मुझे ये बताइए कि कई लोग आपके साथ थे ही नहीं शुरू से, या के फिसले हैं अब आके? नहीं मुनीसे, हर किसी का एक जो है वो क्या कहें, आई एम लुकिंग फॉर द राइट वर्ड, टॉलरेंस लेवल कह दें या कमिटमेंट होती है। देखिए, जहां पे कोई पार्टी जो है वो हर कोई पार्टी जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती है। में से बहुत से लोग हैं जो इंटरनली बहुत सी उंगलियां उठाते हैं जब हमारे ख्याल में हमारी पार्टी आमिर कियानी आपके अच्छे आला क़यादत पे थे। परवेज खटक साहब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बात सुन लेना, परवेज खटक तो कहीं नहीं गए। परवेज खटक का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो मीडिया पे प्रेजेंट ही नहीं होते। लेकिन मैं और आपकी पार्टी के सदर परवेज इलाही साहब, तो लेट मी फिनिश। मैं एक एक बंदे की आपको गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको तारीख से जरूर उठा के कह सकता हूं कि ना PMLN खत्म हुई आप जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, ना पीपल्स पार्टी खत्म हुई जब भुट्टो साहब को ओवरथ्रो किया गया, ना NAP खत्म हुई जब भुट्टो साहब ने खुद उनको जो है वो बैन कर दिया। और इनफैक्ट अगर पीछे भी जाएं तो 60s में भी शेख मुजीब को, अवामी लीग को बैन किया गया था। शेख मुजीब पे अगरतला कंस्पिरेसी केस लगा था, उसकी कीमत हमें देनी पड़ी।
ठीक है, तो इट्स इररिलेवेंट कि कौन पार्टी छोड़ता है नहीं छोड़ता, मेरी कितनी बर्दाश्त है, किसी और की कितनी बट अब बर्दाश्त है। आप कहाँ जाएंगे? क्या आप बंद वो गली में, जिस तरह फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, फंस गए हैं? नाउ व्हाट? देखिए, नाउ व्हाट का तो आंसर वही है जो पहले होना चाहिए कि हम या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और कानून को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो पार्लियामेंट से बाहर जाना आपका नेशन दुरुस्त की। फैसला था? आप अब समझते कौन सा हैं? जी? पार्लियामेंट से बाहर जाना आपका दुरुस्त फैसला था? अभी इररिलेवेंट है मेरे ख्याल में जो है एक मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से जाना हमारा एक लेजिटिमेट फैसला था। ठीक है, मेरे ख्याल में असेंबलियां डिसॉल्व करना हमारा और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक एक लेजिटिमेट फैसला था। ठीक है। बास फैसले बाद लोगों को पसंद नहीं आ सकते, हमारी ऑपोजिशन को पसंद नहीं आ सकते, लेकिन जो दुरुस्त फैसला नहीं होता वो मैं ये कहता हूं जब 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए वो ना हो, वो गैर कानूनी फैसला है, यानी इलेजिटिमेट फैसला। ठीक मेरे है, ख्याल में ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये बेहतर मगर रहेगा। इससे पहले आपके ट्रायल्स होंगे और अब बात की जा रही है कि आर्मी एक्ट 1952 सिविलियंस, आम शहरियों के ऊपर लगाया जाएगा। ये पहले भी लगाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगाया गया है। ये हम पूछेंगे शबीर अहमद गगयानी साहब से, कर्नल इनाम साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत अब कहा जा रहा है कि जो सिविलियंस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जलाओ घराव किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पूछ लेते हैं, हमारे पास दो वकील ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं कवानीन के तहत जो है कार्रवाइयाँ देखी हैं और उन्होंने केसेस भी लिए हैं। गगयानी साहब, आपकी जानिब पहले आऊँगी। इन दो कवानीन के तहत सिविलियंस को ट्राई भी किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आर्मी एक्ट 1952 के नीचे तो सिविलियन के ट्रायल की कोई कंसेप्ट ही नहीं है और उसमें सेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ उन बंदों की ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे होंगे जो कि सब्जेक्ट टू आर्मी हो, और उसकी बाकायदा डिफिनीशन है कि हाजिर सर्विस आर्मी वाले या रिटायर आर्मी वाले या वो लोग या वो पार्टी या वो डिपार्टमेंट जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आर्मी के साथ कनेक्टेड हो। सिर्फ 2015 में आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद 2 साल के लिए और फिर 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दी गई, लेकिन वो भी वैसी अमेंडमेंट के जरिए नहीं, सिंपल अमेंडमेंट के जरिए नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, 21st अमेंडमेंट आ गई और जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स भी फाल हुए। जी, मिलिट्री कोर्ट्स आ गए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू आर्मी में सिर्फ एक कंडीशन दी गई कि ऐसे लोग जो कि नॉन टेररिस्ट हो, उनकी बाकायदा बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रजिस्टर मेंबर हो और वो इस तरह के टेररिस्ट के वाकयात में मुलविस हो, तो 4 साल के लिए सिर्फ मिलिट्री कोर्ट बनी और उनमें सैकड़ों लोगों की जो कि ऑलरेडी 2009 से कैद थे। जो दूसरी आपकी सवाल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें तो सिविलियन की ट्रायल की मिलिट्री कोर्ट या आर्मी एक्ट के जरिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे सिर्फ उन लोगों की मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल हो सकती है जो कि इस केस में ऐसे लोग मुलविस हो जो कि सब्जेक्ट टू आर्मी हो या हाजिर सर्विस आर्मी वाले हो या रिटायर हो। तो आम शहरियों को आप ट्राई नहीं कर सकते इन दोनों एक्ट्स के जरिए? आम शहरी का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में जुडिशरी के लेवल पर है, सिर्फ वो ट्रायल कर सकता है। जितनी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे ट्रायल हुई है, लेकिन बात वही आती है जिसकी लाठी उसकी बेंच। अगर एक बंदा उसकी ताकत हो और गैर कानूनी काम भी करे, उनसे कोई पूछने वाला भी ना हो, तो अगर हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस ना हो तो फिर ये मसले आ सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रायल हो तो ये गैर कानूनी होंगे, गैर आईनी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गगयानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यही सवाल मैं कर्नल इनाम साहब की जानिब लेके आती हूँ। सर, ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल्स अगर होंगे तो ये गैर कानूनी होंगे, गैर आईनी होंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हुकूमत में आपने भी कुछ डेटा शेयर किया है, उसके अंदर आपके डेटा के मुताबिक 20 से ज़ायद लोगों को इन्हीं एक्ट्स के ज़रिए सिविलियंस को, शहरियों को ट्राई किया गया था। वो फिर कैसे हुआ? दरअसल ज्ञानी साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि ओरिजिनल आर्मी एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है ट्रायल ऑफ सिविलियंस का, और सीक्रेट एक्ट में भी यही है कि सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुल्जमान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको ट्रायल करता है।
लेकिन बाद में 1966 में 65 की जंग के बाद आर्मी एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दी गई जो शायद इनकी नॉलेज में नहीं है। वो अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ी कि जब 65 की जंग जनरल अयूब खान वो ताशकंद की मेज पे हार के वापस आ गए तो उनके खिलाफ एक तहरीक चल खड़ी हुई। उस तहरीक में उनको ये अंदेशा हुआ कि कहीं फौज में मेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए, क्योंकि आर्मी में बड़ा अनरेस्ट था। तो उन्होंने आर्मी एक्ट में जो सेक्शन 2(1) है, सेक्शन 2(1) दरअसल ये है, सेक्शन 2 तो सब्जेक्शन से डील करता है ना, ऑल आर्मी पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू आर्मी। या वो सिविलियंस those are paid by the army and serving with the army, they are subject to army act. या वो सिविलियन those have joined the army on a line of march, ये ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अयूब खान ने ये कर लिया कि हर वो सिविलियन जो कोई ऐसी बात करता है जिसकी वजह से किसी फौजी बंदे को इंस्टिगेट किया जा सकता है अगेंस्ट द कमांड, तो उसको म्यूटनी पर ट्रायल किया जा सकता है। और दूसरा ने ये किया, कोई आदमी जो आर्मी से रिलेटेड एनी इंफॉर्मेशन एनिमी को देगा तो वो सीक्रेट एक्ट की उस क्लास उसका ट्रायल भी आर्मी करेगी। वो आज तक वही हो रहा है, उसी के तहत वो करते हैं। तो फिर आपको लगता है कि ये कानून जो है ये इमरान खान साहब के ऊपर भी लागू हो सकता है? देखे ना, ये मैं तो समझता हूँ खान साहब हमारे सियासतदान जिम्मेदार हैं। हमारे सियासतदान जब उनको जरूरत पड़ती है और वो आर्मी एक्ट एक्टिवेट हो जाता है तो ये बड़ी सपोर्ट करते हैं, और जब खुद फंस जाते हैं तो फिर शोर मचाते हैं। चलें, आज जो फंसे हुए नहीं है उनसे पूछ लेते हैं, आपकी जाने फिर से आऊंगी। क्यों जी? इनके दौर में 25 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ, सीक्रेट ट्रायल्स हुए इनके दौर में, खान साहब के जमाने में। तो पहले फिर जगरा साहब के जानिब आ जाती हूँ। जगरा साहब, आपने कर्नल इनाम साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी 25 लोगों के ट्रायल हुए आपकी हुकूमत में, तब तो आप कुछ नहीं बोले। मैं तो फंसा हूँ, आपने कहा है उनसे पूछना है जो फंसे हुए नहीं है। चले उनसे पूछ लेते हैं। आप तो आज नहीं फंसे। मैं ज़रा इनके 4 साल का जवाब तो नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि किसी के शायद भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारे दौर में जो एक कानून बनाया गया था वो टाइम बाउंड था और वो टेररिस्ट से रिलेटेड था, जो जिसके ऊपर जो बहुत सारे केसेस जो सनडाउन क्लॉज हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया ना। वो अब मिलिट्री कोर्ट्स तो नहीं आप फिर से दोबारा उजागर करने जा रहे? देखिए, अभी तो सिर्फ जो बात सामने आई है वो ये है कि ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमे चलाए जाएंगे। जो लीगल इसकी साइड है वो तो कोई लॉयर ही देख के बता सकता है। तो उन्होंने अभी आपको बताया है कि ये स्ट्राइक डाउन भी हो सकते हैं जब आप बिल्कुल हो सकते हैं। वो तो जो पिछली दफ़ा जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले आए थे वो तो सारे स्ट्राइक डाउन हुए थे। लेकिन मैं बात ये है कि ये तो चले कानूनी उसकी है, लेकिन एक बात जो झगड़ा साहब ने की वो ये है कि जी हमने कभी कोई गैर कानूनी, ये जो IMF डील जो थी, जो आपने सैबोटाज की थी, जिस पे आपकी ऑडियो भी आई थी, वो कानूनी काम था। जो अंपायर की उंगली जो है वो खड़ा करके, अंपायर की उंगली जो खड़ा करके आप लोग बोलते थे कि ये अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, वो कानूनी था। जो आपने PTV पे हमला किया, अगर आपको उस वक्त आपको ऑन टास्क ले लिया जाता तो आज ये दिन ही ना आता। PTV पे हमला की ऑडियो मौजूद है इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब की। बहुत अच्छा हुआ, और गालियाँ दी इन्होंने वज़ीर आज़म को उस टाइम के। और उसके बाद हम इनको एक दफ़ा नहीं, हमने कई बार, हमने अपोजिशन में, हुकूमत में, दोनों में इनको कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमसे बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे हमसे बात करें। ये इतने तकब्बुर में थे, ये समझते थे 10 साल इनका इक़्तिदार नहीं जाएगा। ये तो कि ना हुकूमत में समझते थे ना अपोजिशन में समझते थे। ये तो मैं आपसे एक बात पूछूं, अभी ये ना हो कि आप तकब्बुर में आ जाएं। हम तो और बात ये है कि आपके भी तो लीडरान ने तंकीद की है ना फौज के ऊपर, गुजरांवाला में की है, तो ये तो आपके गले आ सकता है जब आप अपोजिशन में आए। हमने कभी कोर कमांडर हाउस तो नहीं जलाया ना GHQ पे हमला किया है। इन्होंने तो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया, GHQ पे हमला कर दिया। मगर ये कानून आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर कभी नहीं लगेगा? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल वर्कर जिसने कोई गलत काम नहीं किया उस पर कोई किसी किस्म की भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। मगर जिसने जलाओ घराव किया है उसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैं नहीं कहूँगा, वो तो लॉयर आप, मैं देखिए मैंने आर्मी एक्ट नहीं पढ़ा हुआ, अगर ये तो जिन्होंने पढ़ा हुआ आप उनसे कहते हैं। मैं चलें इस पे बात कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल देखिए ये भी तो एक बात है ना कि ये तो नहीं हो सकता कि हम खुली छूट दे दें। जिन्होंने जलाओ घराव किया है आखिरकार उनको कानून के कटहरे में लाना तो चाहिए, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन से ऐसे शरपसंद अनासर हैं। अगर वो वाकई में उनको बदनाम कर रहे हैं तो फिर वो कौन है काली भेड़ें। इसके बाद बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर साहब, द बिग क्वेश्चन आपके लिए वो यही है कि जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया आफ्टर ऑल उनके लिए कोई तो सज़ा होगी। तो आपके अंदर से ये कौन लोग थे जिन्होंने ये प्लान किया, इतनी
बड़ी पार्टी को ऑलमोस्ट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इस तरीके से? पहली चीज, जिन्होंने कोई गलत काम किया उनको सजा होनी चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो मतलब इट इज स्टेटिंग द ऑब्वियस। ठीक है। इससे हम बड़ी बात क्यों बनाते हैं? ये जरूर बड़ी बात है कि हालात 9 मई तक क्यों पहुंचे, ठीक है। और जो हमारे सिंबल्स जो हैं वो डिसक्रेट हुए या शोधा के, उनकी मजम्मत ना करना ज्यादती है, ठीक है। इन सारे हालात के पीछे कौन है? और मेरे ख्याल में पीडीएम की एक गवर्नमेंट है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को पोलराइज किया और हमें और आर्मी को आमने सामने किया, ये किसी और के हक में नहीं है। जो साथ आपने कहा कि प्लान किसने किया, मेरे साथ मुझे तो ये इल्म नहीं है। ये मुझे जरूर इल्म है कि मैकेंजी में पार्टनर होते हुए छोड़ के 5 साल सियासत में आके कोशिश करके अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए भी, अगेन पार्टी की सियासत से बालातर जी अपनी एफर्ट करके, आज मुझे अपने बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जब मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे गया था, जिस सब की वीडियो मौजूद है, जी जी, जहां पे मैंने लोगों को, अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कहा कि आपने मेरे से नहीं हिलना। आज मुझे भी ये जवाब देना पड़ रहा है कि मेरे पे मर्डर, टेररिज्म और ये जो सारा एक साइकिल है अरेस्ट का या नहीं, ये इल्जामात क्यों लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है, मुझे तो नहीं पता किसने प्लान किया, क्योंकि मॉब्स अक्सर प्लान नहीं होते। लेकिन ये मुझे पता है मुनीज़े, जब मैं वहां पे गया था और उससे एक दिन पहले हमारे पेशावर की लीडरशिप ने ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहा था कि अजीब से कुछ लोग आ रहे हैं जो उकसा रहे हैं लोगों को। तो मैंने अपने सपोर्टर्स को कहा था कि आपने मेरी बात मान ली है, हम खान साहब के प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, कोई जलाओ घेराव के लिए नहीं जा रहे। और वहां पे एक बंदे ने हमें कन्फ्रंट किया, 2-3 बंदे थे मेरे सपोर्टर्स को, कि बताओ चूड़ियां पहनी, आगे क्यों नहीं जाते? आगे कोर कमांडर का घर था। तो आपको उकसाया जा रहा था, आपके सपोर्टर्स को उकसाया जा रहा था? जो उकसाया जा रहा था, शाउट डाउन किया। और फिर एक बंदे ने उस बंदे को कन्फ्रंट किया, अगेन वीडियो मौजूद है, कि तुम कौन हो, तुम्हारा एमपीए कौन है, क्योंकि सपोर्टर को तो ये तो पता होगा कि कौन सा एमपीए उसे लाया है। ठीक, वो आपकी जो वीडियो है हमने दिखाई भी, मगर कर्नल इनाम साहब, अब आपकी जानिब आऊंगी। इन्होंने आपको सारी बात बताई, अब जिस तरीके से मामलात आगे जाएंगे, तो क्यों इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ख़ास तौर पे वकला, ये कह रहे हैं कि जी इस एक्ट के तहत जो है शहरियों को नहीं ट्राई करने देना चाहिए? इसकी क्या वजह है, मुख्तसर सा? दरअसल देखा जाए, ये थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि सूरत हाल अचानक ख़राब कैसी हुई। एक बात मैं नॉलेज में नाजरीन के लाना चाहूँगा कि जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने किया गया, और ज़ाहिर है उनकी अरेस्ट इलीगल थी, क्योंकि उनको वहाँ से हाई कोर्ट में से अरेस्ट किया गया। वी लायर ऑफ द ओपिनियन को इस तरह अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ने 2 बातें और भी बताई थी उन्हें, मैं वो दोहराना चाहता हूँ ताकि कौम को भी पता चल जाए। जी जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि, उन्होंने कहा कि आप कंडेम करें जो हुआ है। खान साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, मैं तो कस्टडी में था। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यू आर अ लीडर, यू हैव टू कंडेम इट। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस स्टेप इन हुए, उन्होंने कहा कि यू गो फॉर द डायलॉग्स। अब आप देखें, ये 3 बातें बड़ी हैं। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने अपना रोल प्ले किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब यहाँ से गए, उनकी बेल हो गई, और वो जब लाहौर पहुंचे तो उस मॉब को देख के फिर अपने ऊपर काबू ना पा सके। उन्हें खिताब किया, और खिताब, बड़े अफसोस की बात है कि खिताब में भी उन्होंने गालियां ही दी, जो उनको किसी सूरत में जेब नहीं देता था। अगर वो अपने उस खिताब में कंडेम कर देते ना कि आई कंडेम जो आज 9 मई को हुआ है, तो ये आगे चीजें बढ़ती नहीं। और वो कहते हैं कि मैं पार्टी एक्शन लेगी, ये उनको एक्शन लेना चाहिए था। कर्नल साहब, अब मेरा सवाल उधर ही है जहाँ खड़ा था। ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, मगर अब ये जो लोग जिनको ट्राई किया जाएगा, तो क्या खदशा है, क्यों इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट आप मत लगाएं लोगों के ऊपर? फिर कौन से कानून के तहत? दरअसल देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और प्रेजेंट एरा के अंदर ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि आर्मी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि किसी का भी जिसमें वायलेट करेगा सीक्रेट एक्ट के तहत और करेगा, ये तो सियासतदानों का काम था।
केस का जायजा लेते। आप दो चीजें नोट फरमाइए कि जो अयूब खान का आइन था 62 का, वो दुनिया का वाहिद आइन है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स ही नहीं थे जब वो इंट्रोड्यूस कराया गया। जब बैरूनी दुनिया से क्रिटिसिज्म हुआ ना, तो फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसके अंदर फंडामेंटल रिस्क डाले गए। ठीक सर, मेरा अब बिल्कुल वो टाइम आइन खत्म हो गया है। मैं सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो लेना आपने चाह रद्द रही कर हूँ। दिया, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेकिन अफनान साहब, आर्मी आप एक्ट- कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए, चूंकि अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आप हुकूमत में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो अभी है, भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। देखिए सियासत के अंदर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते नहीं हैं, लेकिन जिस रास्ते पे इमरान खान साहब चल रहे हैं उस रास्ते के ऊपर अब क्या बात होगी। देखिए, वो ये कहते हैं उनके मुताबिक वो 70% पॉपुलर भी हैं और वो समझते हैं वो इलेक्शन भी जीत मगर जाएंगे, इस वक्त आप और वो समझते समझते हैं हैं कल राह हमवार इलेक्शन नहीं हो। हो रही, मुज़ाकरात की राह हमवार नहीं हो रही। मैंने नहीं, क्लोजिंग कर दी। रामवार नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर झगड़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कर्नल रिटायर्ड इनाम साहब, के ज्ञानी साहब और ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया। नाजरीन, मामला जो हैं पाकिस्तान के मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं और सिर्फ़ एक ही चीज़ है जिसके ऊपर हमें देखना होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके फ़ंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी हकूक़ होने चाहिए, सिर्फ़ PTI के नहीं मगर उस बलोच हिदायतुर रहमान के भी, जिसको आज भी ग्वादर में इन्हीं कवानीन के तहत हिरासत में लिया हुआ है और उसके 3 या 4 महीने हो गए हैं, अभी तक उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले हफ्ते।